So guys, let's start with weighing machine this time, right? So when I say weighing machine, you must remember one thing, that weighing machine measures your normal reaction. Okay? And the reading of weighing machine is given by N by G. That is normal reaction by G. ठीक है? So ये होगा reading. अगर मैं normal reaction का मतलब what it gives और क्या देता है ये, तो मैं क्या मेजर करता है ये, तो मैं बोलूंगा सर नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है. लेकिन जब मैं रीडिंग का बात बोलूंगा तो we'll have to write it as n by g. जो भी वैल्यू मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन का उसको by g कर दो, that is the normal reading of the weighing machine. ठीक है? Suppose for example, I mean अगर कोई भी suppose it's a lift going upward in acceleration a, ठीक है? यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, जो भी हो, मतलब एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, तो यू आर सपोज टू राइट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन. तो अगर मैं रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन का बात करूं उससे पहले मैं क्या करूंगा सर, इसका एफ विधि बनाऊंगा. आपको पता होगा यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पर क्या है सर, एक कॉन्टेक्ट सरफेस है. तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में लगता है एक नॉर्मल रिएक्शन और एमजी एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है सर, और ये पूरा सिस्टम जो है अपवर्ड जा रहा है. तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं, normal reaction minus mg should be equal to ma. Why? Because normal reaction is in the direction of acceleration and mg is opposite to acceleration, so n minus mg, this is equation, and normal reaction comes out to be mg plus ma, right? Okay, now अगर मैं इस weighing machine का reading का बात करूं तो ये क्या reading देगा सर, normal reaction, ठीक है, mg plus ma. तो reading क्या आएगा सर, reading comes out to be n by g, so that is mg plus a by g. So this is the reading of the weighing machine. ठीक है? अगर वही सेम चीज लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, यहाँ पर एक weighing machine होगा, एक आदमी इधर खड़ा होगा, ठीक है सर, तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड अगेन, mg ऑलवेज. नॉर्मल रिएक्शन और mg का तो डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है सर, तो यहाँ का इक्वेशन लेकिन ऑल्टर हो जाएगा, मतलब mg, बिकॉज नाउ mg इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो mg minus n should be equal to ma. ठीक है सर, ma is what, f net ऑलवेज. ठीक है, तो एफ नेट, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या निकल के आएगा सर, mg माइनस ma. तो जो रीडिंग निकल के आएगा, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन वुड बी गिवन बाय mg minus ma by g. That's it. Okay, so I hope you have understood this part. So that's it about weighing machine. इसमें उतना आपको ज्यादा करने का है भी नहीं, so just have to understand कि सर weighing machine क्या रीडिंग देता है. ठीक है सर. Okay, next we'll go for spring balance. Spring balance. ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है, अभी स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग देता है सर, टेंशन का रीडिंग देता है, मतलब व्हाट इट मेजर्स टेंशन. अभी रीडिंग क्या देगा, फिर से रीडिंग वुड बी नथिंग बट टेंशन बाय जी. यू कैन ऑलवेज कोरिलेट विद द वेइंग मशीन. वेइंग मशीन किसके बारे में मेजर करता है सर, नॉर्मल रिएक्शन. रीडिंग किसका देता है, n by g का. तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन, रीडिंग किसका देता है, n by g का रीडिंग देता है. दैट्स इट. Okay, and while solving equations where spring balance is involved, always use the analogy of tension. समझ में आ रहा है, मतलब टेंशन या स्ट्रिंग, मतलब स्प्रिंग बैलेंस जहां भी इन्वॉल्व हो वहां पर आप स्ट्रिंग ड्रॉ कर दो. सपोज इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है सर, यहाँ पर सपोज मैंने एक 5 kg का मास रखा, यहाँ पर सपोज आप 15 kg का मास रखा. तो स्प्रिंग बैलेंस का जो लुक है वो ऐसा होता है. दिस इज स्प्रिंग बैलेंस. ओके, आपको दिख जाएगा किताबों में भी. ओके, नाउ दिस टू स्प्रिंग बैलेंस आर इन्वॉल्व्ड, और आपको पूछा गया कि सर देयर रीडिंग, ठीक है, उसका क्या पूछा आपको, रीडिंग पूछा सपोज. ठीक है, तो अगर आपका इन दोनों का रीडिंग पूछा है तो व्हाट विल हैव टू डू, विल हैव टू कैलकुलेट टेंशन वैल्यूज ऑन देयर स्ट्रिंग एंड बाय जी कर दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग बैलेंस और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, है कि नहीं. तो आपको इसका रीडिंग बताना, ये सपोज R1 है, इसका R2 है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द R1 एंड R2 वैल्यूज. ठीक है सर, तो मैंने क्या बोला था, जब भी स्प्रिंग बैलेंस इन्वॉल्व हो, ऑलवेज यूज द एनालॉजी ऑफ टेंशन और अ स्ट्रिंग. मतलब स्प्रिंग बैलेंस का जगह आप क्या ड्रॉ करोगे, स्ट्रिंग ड्रॉ करोगे, देन दिस एंटायर
क्वेश्चन लुक्स वेरी सिमिलर, राइट? 5 kg मास है, ये 15 kg मास है ना? तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं, देखो एफबीडी ड्रॉ करना है आपको। एफबीडी ड्रॉ करते हैं पहले, इसको मैं ये R1 है तो यहाँ पर मैं T1 मान लेता हूँ, ऊपर की तरफ T1, इसको मैं T2 मान लेता हूँ, ये T2, और इसका वेट खुद का 5G नीचे, और इसका नीचे 15G। ठीक है सर। तो अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूँ, अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूँ, पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इस 15 kg मास का एफबीडी जो होगा, 15 kg मास का जो एफबीडी होगा, ऊपर की तरफ टेंशन T2, नीचे की तरफ सर 15G, और एक्सेलरेशन तो जीरो है इसका, तो एफ नेट क्या हो गया सर? जीरो हो गया। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज डायरेक्टली T2 माइनस 15G इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं T2 का वैल्यू निकल के आ गया सर 15G, है ना? तो इस R2 का रीडिंग क्या हो जाएगा सर? 15G बाई G, बिकॉज स्प्रिंग बैलेंस किसका रीडिंग देता है? T बाई G का रीडिंग देता है, करेक्ट? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड देन अगर मैं R1 का वैल्यू पूछूं, है ना, इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ R1, तो R1 कम्स आउट टू बी व्हाट? इसका फिर से 5 kg का एफबीडी बनाओ, तो 5 kg का ऊपर की तरफ T1, नीचे T2 और नीचे 5G। T2 का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है सर 15G, सो अगेन इक्विलिब्रियम में है, सो T1 कम्स आउट टू बी T2 प्लस 5G, दैट इज 20G। सो T1 का वैल्यू अगर मैं दूं, T1 का वैल्यू कितना आ गया सर? 20G आ गया। सो रीडिंग क्या देगा सर स्प्रिंग बैलेंस? रीडिंग R1 would be nothing but T1 by G, so that is 20G by G, G got cancelled out. That is the answer. Okay, 20 kg का रीडिंग देगा। Okay, so that's it. So that's how you solve. Okay, यहाँ पर भी G got cancelled out, 15 kg का रीडिंग देगा। Okay, so I hope you have understood these two particular thing. यहाँ पर आपको मिल गया सर स्प्रिंग बैलेंस R1 और R2 का वैल्यूज। Okay, so आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है। जब भी स्प्रिंग बैलेंस दिखता है उसको किसके साथ इक्वेट कर दो सर? स्ट्रिंग के साथ आप इक्वेट कर दो, खेल खत्म हो गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इफ वी गो फॉर अनदर प्रॉब्लम, जहां पर सपोज ऐसा है, दिस आर सिंपल मेंस लेवल प्रॉब्लम, नीट मेंस, है ना? तो यहाँ पर सपोज आप पकड़ लो सर 20 kg का है, यहाँ पर सपोज सर पकड़ लो एक स्प्रिंग बैलेंस्ड है, स्प्रिंग बैलेंस है इधर, है ना? ट्वेंटी के जी, यहाँ पर भी 20 kg है। ठीक है, अभी सर मैंने क्या एनालॉजी यूज करने बोला था? अगर आपको पूछेगा इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग चाहिए, है ना, तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ स्ट्रिंग 20 kg, स्प्रिंग के साथ इसको रिप्लेस कर दो। यहाँ पर भी क्या हो गया सर 20 kg, दोनों के साइड में वेट इक्वल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टेंशन होगा यहाँ पर वही टेंशन होगा, सिंगल स्ट्रिंग है तो वहाँ पर भी वही टेंशन होगा, है ना? व्हाटएवर, तो आप टेंशन को जैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपका मर्जी है ना? तो यहाँ पर जो टेंशन टी आएगा, इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, सो डेफिनेटली फ्रॉम दिस इन ईदर मास आप ले लो, तो टेंशन टी कम्स आउट टू बी 20 kg, है ना? तो अगर 20G, I mean because 20G is acting downward, right? तो यहाँ पर टेंशन T का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 20G आया, है ना? तो रीडिंग क्या देगा सर? T by G देगा, so T by G comes out to be 20G by G। तो जो रीडिंग आया वो कितना आया सर? 20 kg आया, है ना? तो इफ आई टेक सम मोर इलस्ट्रेशन, सपोज सर ऐसा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस डाल दिया, it looks quite awkward, okay, है ना? सपोज ये हो गया सर, सपोज पकड़ लो सर 15 kg का पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यूज द एनालॉजी ऑफ स्ट्रिंग, है ना? तो जो है स्ट्रिंग कहीं पर फिक्स है, पकड़ लो, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पर 15 kg है ना? सो जो टेंशन यहाँ पर आएगा, सो कितना आएगा सर? 15G आएगा, सो टेंशन कम्स आउट टू बी 15G, है ना? सो रीडिंग क्या देगा सर? T by G देगा, दैट इज 15G by G, G गॉट कैंसिल्ड आउट, आंसर आया 15 kg का, है ना? सो दैट्स द रीडिंग, दैट्स हाउ स्प्रिंग बैलेंस रीड्स, है ना? तो ओके, लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई मीन रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है? सपोज आपको एक ऐसा
कॉम्बिनेशन दे दिया जहां पर सर सपोज मास है सर 10 kg का, 5 kg का, और यहाँ पर है 2 kg का, है ना। 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग, 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग। आपको पूछा गया सर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन T1 एंड T2। तो whenever you are dealing with such problems, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम जो है एक ही कॉमन एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन है। अगर 50 न्यूटन है, दैट मींस दिस एंटायर सिस्टम वुड बी मूविंग विद अ सिमिलर एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस पॉइंट मस्ट मूव विद 50 न्यूटन। I mean, the force acting on this point is 50 newton, so definitely this point may be 50, this point may be 50, this point may be 50, this point may be 50. Why? Because अगर फोर्सेस अलग अलग हो गया, मतलब एक्सेलरेशन अगर हर पॉइंट का अलग अलग हो गया, तो दिस एंटायर सिस्टम विल स्लेक, है ना। तो अगर सिस्टम स्लेक हो जाएगा तो इट वोंट बी इन you don't maintain any more uniformity, right? So it has to be इन कंस्ट्रेंट मोशन, इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन एक्सेलरेशन निकालूं पूरा सिस्टम का, तो एफ नेट कम्स आउट टू बी एम ए। एफ नेट कितना लग रहा है इधर सर? 50 न्यूटन लग रहा है, बिकॉज दैट इज द अप्लाइड फोर्स। टोटल मास कितना हो गया सर? 10 + 5 + 2 into A. So the acceleration comes out to be 50 by it is 17, right? है ना। तो that is acceleration, सही है। तो अगर आपको T1 एंड T2 चाहिए तो यू कैन चूज एनी स्ट्रिंग एज T1 एंड T2। इसको अगर मैं T1 पकड़ लूं, यहाँ पर भी T1 लग रहा है सर, यहाँ पर T2 लग रहा है, यहाँ पर T2 लग रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग्स का वैल्यूज क्यों चेंज हुआ? क्योंकि बीच में एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट, अदरवाइज द टेंशन वुड हैव रिमेन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, राइट। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सर 10 kg मास आगे जा रहा है, इस 10 kg मास आगे जाने का आगे इसको कौन खींच के लेके जा रहा है सर? T2, है कि नहीं? सो T2 would be nothing but 10 into acceleration A। acceleration A का वैल्यू क्या है सर? 50/17, so that is the T2 value, that's it। okay, have you understood? I hope you have, है ना। so that is T2 value। अगर मैं T1 का वैल्यू निकालूं, because T2 पे पीछे लगने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, so F net would be nothing but MA। तो F net यहाँ पर टोटल फोर्स लगने वाला फोर्स कैसा? टेंशन T2, so T2 is nothing but MA, mass into acceleration। mass 10 kg है ना, 10 kg है into acceleration A 50/17, है ना। तो अगर मैं T1 का वैल्यू निकालूं, सो 2 kg का मुझे FBD बनाना पड़ेगा। सो 2 kg का FBD क्या हो गया सर? आगे लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन, पीछे लगने वाला फोर्स टेंशन T1, और ये आगे एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। तो जो इक्वेशन बनेगा दैट वुड बी 50 - T1 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 50 - T1 शुड बी इक्वल टू मास 5 kg है, सॉरी 2 kg है, यस 2 kg है, 2 into acceleration 50/17, है ना, 50/17। सो यहाँ से T1 का वैल्यू जो निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी 50 - 100/17, है ना। तो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज द वे यू सॉल्व, है ना। ओके, दैट्स इट। एंड यू कुड आल्सो सॉल्व इट यूजिंग बीच का जो मास है उसको भी आप रिजॉल्व कर सकते थे, वो आपका मर्जी है। कीप इट सिंपल। T1 के लिए ये यूज करो, T2 के लिए डायरेक्टली यू कैन यूज दिस ब्लॉक, है ना। सो इट कीप्स द प्रॉब्लम वेरी सिंपल and straight, right? Okay, now if I go for some more problem, है ना, suppose ऐसा एक arrangement है जहां पर ये मास M1, ये मास जो है M2 है, एंड देन ये मास जो है M3 है ना। तो आपको कितना मास दिखा सर? M1, M2, M3। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप पकड़ लो सर T1, यहाँ पर पकड़ लो सर T2, है ना, सही है। तो यहाँ पर पकड़ लो नहीं, 2 ही स्ट्रिंग है ना, कितना स्ट्रिंग है? हाँ T2, तो यहाँ पर भी कितना लगेगा सर? T2 ही लगेगा, है ना। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इफ आई सी, अगर M3 का मैं FBD बनाऊं, M3 का अगर मैं FBD बनाऊं, देन दिस एंटायर थिंग कम्स आउट टू बी, यहाँ पर T1 लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फिर से आपको अगर पूछेगा कि सर आप ये निकालो, acceleration निकालो and T1 and T2 values निकालो। These are easy problems, है ना, these are very easy problems। I'm just not keeping any rough surface, मतलब मैं फ्रिक्शन को इधर इग्नोर कर रहा हूँ सर, फ्रिक्शन बाद में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा। अभी अगेन M3G, यहाँ पर T2 का वैल्यू जो आया वो आया M3G, सही है कि नहीं। तो फिर से ये पूरा कॉमन एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है सर, तो F net should be equal to MA, F net should be equal to MA, सही है। अभी देख यहाँ पर जो आपका
फोर्स आएगा, मतलब इफ आई जस्ट ट्राई एंड रिजॉल्व दिस वैल्यू, सपोज इसको अगर मैं लिखूं, सो इक्वेशन m2 का अगर मैं fbd बनाऊं, दैट fbd कम्स आउट टू बी t1 into a, सही है. सो इट वुड बी नथिंग बट ma should be equal to t1, so t1 comes out to be m2 into a, सही है. तो t2 का वैल्यू तो आपको मिल ही गया है ना. So from here also, I mean simply you can write this kind of equations here, okay, because entire system is in equilibrium, सही है. But here there is one concept, अगर मैं equilibrium पे माना पूरा system को, तो acceleration should be zero, right? Acceleration should be zero. So if I'm writing equations for acceleration, I think that would be wrong. Okay, so this question should have been different. If I would give you the value of coefficient of friction, then इसका कुछ क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम. मतलब एफ नेट, इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही है कि सर एफ नेट एक्टिंग ऑन ईच बॉडी शुड बी जीरो, मतलब T1 शुड बी इक्वल टू T2, है ना, T2 शुड बी इक्वल टू M3G, है ना. सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो एफ नेट जो है यहाँ पर लगने वाला एफ नेट जो है वो जीरो है. दैट मींस दोस इक्वेशंस दैट आई हैव रिटन हियर वुड नॉट हैव एनी मीनिंग, है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अबाउट इट, है ना. अगर मैं बोलूं कि सर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, देन इक्वेशन वुड बी डिफरेंट. हाउ द इक्वेशन वुड बी, सर m3g minus m3a should be equal to T2, राइट, सही है. Sorry, no, f net m3g should minus T2 should be equal to m3a, because m3a is the f net, right? It should have been the equation. So from here you can find out the value of T2, and from there you can definitely write the value of T1. T1 definitely comes out to be m2a. You could either write the FBD for m1 or m2 or m3, your wish, है ना. पर अगर मैं FBD पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बोलूं, तो ये पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है. सो दिस इक्वेशंस डोंट हैव एनी डेफिनेट मीनिंग. समझ में आ रहा है सर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. So there is nothing as such. These are the small, I mean, illustrations, simple illustrations for NEET and JEE mains, है ना. Okay. Anyways, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, कटिंग ऑफ स्प्रिंग. कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग. यहाँ पर जो याद रखने वाला पॉइंट जो है आपका, है ना, you have to remember certain points, I mean conceptually, so that you can आराम से solve these problems whenever string and spring cutting is involved. तो स्प्रिंग आपको ये याद रखना है कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग मतलब कौन सा है सर, ये वाला, है ना. स्प्रिंग cannot change. Please make note of each and every line that I write on the screen, है ना. Please note बनाते जाना. Spring cannot change its elongation suddenly after cutting. Suddenly after cutting, right? After cutting. Second point जो है, string can suddenly adjust according to the new equilibrium condition. Equilibrium condition, इसको बोलने का मतलब क्या है, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप. करने का तरीका क्या होता है सर, ऑलवेज ड्रॉ द FBD बिफोर कटिंग. बिफोर कटिंग हमेशा जो है बिफोर कटिंग का FBD बनाओ, हमेशा जो है बिफोर कटिंग का FBD बनाओ, एंड देन आफ्टर कटिंग जो स्प्रिंग होता है ना, इट कैन नॉट चेंज इट्स इलोंगेशन सडनली. मतलब सडनली अपना जो कंडीशन था पहले वाला, जो बिफोर कटिंग जो भी कंडीशन था, स्प्रिंग सडनली वो चेंज नहीं कर पाता है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, लेकिन स्प्रिंग जो है वो सडनली कर लेता है, मतलब इट जस्ट एडजस्ट इटसेल्फ, okay, within a fraction of second, है ना. तो you'll understand it better if we take an example, okay. लेकिन ये point जो है आपको हमेशा याद रखना है कि always draw the FBD before cutting, है ना. अगर मैं आपको ऐसा कुछ illustration दूं जहाँ पर ऐसा, है ना, suppose ये है, ये 5 kg मास है, यहाँ पर एक स्प्रिंग डाल दिया मैंने, स्प्रिंग डाल दिया 5 kg मास, और ये 10 kg मास, है ना. तो यहाँ पर जो है आपको पहले क्या करना है सर, FBD ड्रॉ करना है बिफोर कटिंग. अगर मैं पूछूं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg
and 10 kg blocks when string is cut. String is cut. स्ट्रिंग इसका मतलब मैं अभी स्प्रिंग, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कटिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कटिंग भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सर, स्ट्रिंग को अगर मैं काटूं, स्ट्रिंग को अगर मैं काटूं तो क्या क्या चेंजेस आ सकता है। तो उससे पहले करने का तरीका क्या होता है, ऑलवेज ड्रॉ दी एफबीडी बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग। तो मैं अगर 5 kg का एफबीडी बनाऊं, ऊपर लगने वाला फोर्स टेंशन क्या है, टेंशन टी, नीचे लगने वाला, अब ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पे क्या लगता है सर, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है K1x1, K1x1, सही है। तो इस पे इसका जो एफबीडी होगा वो क्या होगा सर, नीचे तो हमेशा 5G रहेगा और नीचे K1x1 रहेगा, सही है। तो जो इक्वेशन आएगा बिफोर कटिंग पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, सो टेंशन T comes out to be minus 5G and Kx1 x1, 5G and K1x1 are in the same direction, so 5G plus K1x1 should be equal to 0, सही है, because it is in equilibrium, सही है। तो यहाँ से निकल के आता है टेंशन T comes out to be 5G plus K1x1, सही है। ओके, ये बिफोर कटिंग का 5 kg का एफबीडी। अभी 10 kg का एफबीडी क्या निकल के आएगा सर, 10 kg का एफबीडी जो होगा, 10 kg का एफबीडी होगा नीचे से 10G और ऊपर K1x1। तो जो 10 kg का होगा तो दैट कम्स आउट टू बी K1x1 is equals to 10G, सही है। I hope you've understood. So from here I can always replace this value and tension here comes out to be 5G plus 10G, that comes out to be 15G, है ना। ओके, ये तो कंडीशन हो गया बिफोर कटिंग का। क्या हो गया सर, बिफोर कटिंग का, है ना। तो आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग अगर मैं अभी यहाँ पर किसको कट किया सर, स्ट्रिंग को कट किया। अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं, स्ट्रिंग को कट कर दूं, यहाँ पर जो टेंशन वैल्यू था वो क्या हो गया सर, 0 हो गया। टेंशन जो वैल्यू था वो क्या हो गया सर, टेंशन टी वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, टेंशन टी वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ पर अगर टेंशन टी वैल्यू 0 हो गया, डेफिनेटली दिस ब्लॉक वुड स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, 5 kg जो है वो डेफिनेटली नीचे आएगा, ये पूरा सिस्टम जो है नीचे आएगा, है ना। तो सडनली आफ्टर कटिंग जो ये जो इक्वेशन था टेंशन टी, ये क्या हो गया सर, 0 के साथ इक्वेट हो गया, है कि नहीं। तो ये जो if I try and use this equation from here, ये टेंशन टी क्या हो गया सर, 0 हो गया। मतलब आफ्टर कटिंग टेंशन टी का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन दिस 5G plus K1x1 would be equal to ma. Why? Because right after cutting this 5 kg block, I mean this entire system would be moving downward with an acceleration a, सही है। तो डेफिनेटली जो नीचे की तरफ इस 5 kg ब्लॉक पे लगने वाला F net था 5G plus K1x1 should be equal to ma, है ना, because it will have some acceleration a, that's it, है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया, फ्रॉम देयर यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट। K1x1 का वैल्यू इधर डाल दो, K1x1 का वैल्यू कितना होता है सर, 10G 15G, सो 15G कम्स आउट टू बी ma। सो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या निकल के आता है सर, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 15G by 5, so that is 3, that means 30 meter per second square is the answer for the acceleration of 5 kg ब्लॉक। लेकिन 10 kg ब्लॉक पे क्या एक्सेलरेशन आएगा, देखो, इवन दो दिस सिस्टम, यहाँ पर एक समझने का बात ये है, इट्स क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि इवन दो दिस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग सडनली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस 10 kg ब्लॉक will have zero acceleration suddenly after cutting this 10 kg block will have zero acceleration इसका क्या होगा, zero होगा। why? because मैंने जब string को कट किया ना, string को कट किया, this spring cannot experience or this spring cannot welcome the new change suddenly, मतलब suddenly नहीं कर पाता है, after some time this spring will have some acceleration after some time, but suddenly जो है right after cutting this spring cannot have any change in its new equilibrium position। लेकिन स्प्रिंग जो है सडनली चेंज कर लेता है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन स्प्रिंग का वो औकात नहीं है, दैट्स व्हाई दिस 10 kg ब्लॉक विल हैव जीरो एक्सेलरेशन राइट आफ्टर कटिंग। ओके, ये तो स्प्रिंग कटिंग का बात था। दीस आर द 2 पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स को ही मैंने यूज किया। ओके, सो दीस आर द 3 पॉइंट्स दैट आई हैव यूज्ड टू बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। ओके, okay, next if I take some more example you'll understand। suppose मैं यहाँ पर multiple spring ले लेता हूँ, है ना। suppose ये है spring mass m और यहाँ पर भी एक mass m है, ठीक है। ये a है, ये b है और ये
सी मास है, ठीक है। अगर मैं डिसाइड करूं कि सर जो है मैं बीच वाला जो स्प्रिंग है इसको कट कर देता हूँ, बीच वाला स्प्रिंग जो है मैं उसको कट कर दूंगा, ठीक है सर। अभी देखो यहाँ पर आपका ड्यूटी क्या बनता है, बिफोर कटिंग सबका एफपीडी बनाओ, बिफोर कटिंग सबका एफपीडी बनाओ। यहाँ पर ऑल द मासेस आर सेम, एम ए इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू एम सी, सही है, ऑल द मासेस आर सेम गिवन है। अगर मैं बिफोर कटिंग का जो एफपीडी बनाऊं, ए का एफपीडी क्या हो जाएगा सर, ए का एफपीडी ऊपर की तरफ एम ए का एफपीडी ऊपर की तरफ k1x1, नीचे की तरफ mg, और यहाँ पर क्या लग रहा है सर k2x2, सही है। यहाँ पर लगने वाला जो स्प्रिंग कॉन्स यहाँ पर क्या है सर k1x1, यहाँ पर k2x2, यहाँ पर भी k2x2, और नीचे की तरफ क्या है ये k3x3, और ऊपर की तरफ ये k3x3। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लग रहा है, खुद का mg, खुद का mg, और खुद का mg, सही है। ओके, इनिशियली पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे था, तो यहाँ पर k1x1 should be equal to mg plus k2x2, इक्वेशन 1। बिफोर कटिंग हमेशा एफपीडी कब बनाना है सर, बिफोर कटिंग बनाना है। और बी का एफपीडी क्या होगा सर, ऊपर की तरफ k2x2, नीचे की तरफ mg प्लस k3x3। तो यहाँ पर जो है k2x2 इज इक्वल टू mg प्लस k3x3, इक्वेशन 2, ठीक है। और सी ब्लॉक जो है, सी ब्लॉक ऊपर की तरफ क्या k3x3, नीचे की तरफ mg, है ना, k3x3 should be equal to mg, सही है ना। तो these are the equations that we have before cutting, है ना। बिफोर कटिंग आपको एफबीडी बनाना है, तो बिफोर कटिंग का एफबीडी ये होगा, है ना। तो राइट अभी अभी क्या हो गया सर, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग क्या होगा देख, है ना। मैं किसको काटा, पहले तो आप देखो कि सर किस स्प्रिंग को काटा गया है, किस स्प्रिंग को काटा गया सर, बीच वाला स्प्रिंग को काटा गया है। तो बीच वाला स्प्रिंग को अगर काटा गया है तो डेफिनेटली k2x2 का जो वैल्यू था दैट कम्स आउट टू बी 0, है कि नहीं, बिकॉज उस स्प्रिंग को ही मैंने काट दिया, तो उसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। स्प्रिंग जिसको मैं नहीं काटता हूं, दो स्प्रिंग कैन नॉट एक्सपीरियंस द न्यू चेंज सडनली, बट मैं जिस स्प्रिंग को काटूंगा उसका तो वैल्यू 0 ही होने वाला है, उसका तो वैल्यू क्या होने वाला है सर, 0 होने वाला है। अभी देख, अभी मैं अगर सी का बात करूं, इस ब्लॉक सी का, तो सी का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, एक्सेलरेशन 0 होगा। व्हाई, बिकॉज ये जो है अपना सडन चेंज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, सडन चेंज। इस k2x2 को मैंने काटा, तो इस ब्लॉक ऑफ मास m पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो इक्वेशन है वो वैसा ही रहेगा सर, एक्सेलरेशन वुड बी 0 ओनली, मतलब इक्विलिब्रियम में पहले था और बाद में भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। व्हाई, बिकॉज दिस ब्लॉक सी कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस सडन चेंज, क्योंकि मैंने यहां काटा, इसको नहीं काटा, इसको काटा, सेकंड वाला स्प्रिंग को, है ना। अभी देख ब्लॉक ए का क्या होगा, उससे पहले ब्लॉक बी का लिख लेते हैं ना। अभी ब्लॉक बी का सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होने वाला है, बिकॉज इसको मैंने काटा, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, ब्लॉक बी के लिए जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था, ब्लॉक बी सर, दिस वन वाज द इक्वेशन आई थिंक, है ना, ये था इक्वेशन, हाँ। तो ब्लॉक बी का जो इक्वेशन था इसको मैं फिर से लिखूंगा, बिकॉज अभी इसको मैंने काट दिया, सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन आने वाला है, नीचे गिरने वाला है। तो ये जो होगा k2x2 माइनस mg प्लस k3x3 शुड बी इक्वल टू m a, सही है, शुड बी इक्वल टू m a। तो यहाँ पर जो चेंज है यहाँ पर क्या हो गया सर, k2x2 का वैल्यू 0 हो गया, तो k2x2 का वैल्यू जो 0 आया, k2x2 का जो वैल्यू 0 आया, काट दो उसको। तो ma का जो वैल्यू आया, a का क्या वैल्यू आ गया सर, ma comes out to be mg प्लस k3x3। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो कितना है सर, mg प्लस k3x3 बाय m, दैट इज द आंसर फॉर बी, सही है, फॉर बी। यहाँ पर फिर से यू कैन यूज वन मोर एनालॉजी हियर, बिकॉज k3x3 का वैल्यू जो है वो mg है ना, तो यू कैन ऑलवेज पुट द वैल्यू हियर mg प्लस mg बाय m, दैट कम्स अप टू बी ट्वाइस g ओनली, है ना। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वहां पर ट्वाइस g आया। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर माइनस जो था वो कहाँ गया, क्योंकि सर दिस इक्वेशन शुड हैव बीन रिटन लाइक दिस, इफ आई हैव माय कांसेप्ट्स क्लियर, डेफिनेटली हाउ आई शुड हैव रिटन द इक्वेशन सर, इसको मैं कट करने के बाद ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा, सो डेफिनेटली नीचे लगने वाला फोर्स इज डोमिनेटिंग देन द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, है ना। तो डेफिनेटली mg प्लस k3x3 माइनस k2x2 होना चाहिए इक्वल टू m।
बिफोर आफ्टर कटिंग का जो इक्वेशन ये बनेगा, है ना। तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, देन इट विल रिमेन पॉजिटिव ओनली। सो उस पे आप कंफ्यूजन मत रखो। मैंने इस यहाँ से डायरेक्टली इसको ड्रॉ किया, तो डेफिनेटली आई हैव रिटन लाइक दैट, नो इशू विद दैट। तो आप इसको और एक तरीके से समझ सकते थे कि सर एक्सेलरेशन इज गोइंग डाउनवर्ड ओनली, डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा, सो उससे भी कोई मतलब नहीं बनता है। इट डोंट आई मीन create any kind of contradiction, right? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको मिल गया, क्या हो गया सर? 2g हो गया। अभी ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा सर? ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा सर? अभी देख, ऊपर की तरफ इस ब्लॉक ऑफ मास m पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। आई थिंक दिस इज द एफबीडी ऑफ M1 MA बिफोर कटिंग है कि नहीं? तो बिफोर कटिंग अगर ये है तो K1 X1 मतलब इसको अगर मैं कट करूं, so what will be the acceleration of block A? What will be the acceleration of block A? अभी मैं अगर इक्वेशन अगर मैं लिखूं सर K1 X1 mg प्लस K2 X2 है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा सर? देखना, है ना, देख, इसको अगर मैं कट कर दूं तो पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा। मतलब इसको अगर मैं कट करूं, इस स्प्रिंग को अगर मैं कट करूं, ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, लेकिन ब्लॉक ए जो है वो कहां जाएगा सर? ऊपर की तरफ जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज देयर इज अ स्प्रिंग होल्डिंग दिस मास m, है ना, ऊपर की तरफ। सो डेफिनेटली दिस मास a विल एक्सपीरियंस द फोर्स अपवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड जाएगा। सो डेफिनेटली k1 x1 माइनस mg प्लस K2 X2 should be equal to MA, सही है, should be equal to MA, है ना। तो अभी देखना सर, यहां पर जो K1 X1 माइनस mg प्लस K2 X2 है, MA है, यहां पर मैंने कौन सा स्प्रिंग को काटा सर? सेकेंड स्प्रिंग को। दैट मीन्स सर K1 X1 माइनस mg माइनस K2 X2 should be equal to MA। यहां से K2 X2 का जो वैल्यू आया वो 0 आया, K2 X2 का जो वैल्यू आया वो 0 आया, तो यहाँ से K1 X1 माइनस mg should be equal to ma। तो जो A ब्लॉक आएगा, A ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा? K1 X1 माइनस mg by m आएगा। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 X1? What is the value of K1 X1? Sir, from the equation if you see, है ना, from the equation if you see, K2 X2 का जो वैल्यू था in equilibrium position, K2 X2 का जो वैल्यू था वो कितना था सर? 2 mg था, है ना। अगर K2 X2 का वैल्यू 2 mg था तो K1 X1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बिफोर कटिंग? डेफिनेटली सर इट वाज mg प्लस 2 mg मतलब 3 mg है, तो 3 mg मतलब सर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी K1 X1 का वैल्यू 3 mg माइनस mg बाय m, तो ये हो जाएगा सर ट्वाइस mg बाय m, तो ये हो जाएगा 2g, है ना। तो b वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा 2g ब्लॉक 2g एक्सेलरेशन से, और a वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा 2g एक्सेलरेशन से। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, है ना। ओके, दैट्स इट। क्योंकि सर अभी आप मेरे को पूछ सकते हो सर ये आपने कहां से लिख लिया सर? K2 X2 का वैल्यू जो है सॉरी K1 X1 का वैल्यू जो है सर ये ट्वाइस mg था, ट्वाइस mg या थ्राइस mg, आई रॉट थ्राइस mg था सर। यहाँ पर देखो mg प्लस K2 X2 का वैल्यू कितना था सर? ट्वाइस mg। K2 X2 का वैल्यू कितना था? ट्वाइस mg, बिकॉज K3 X3 का वैल्यू कितना था सर? mg था। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन K2 X2 का वैल्यू कितना है? mg प्लस mg, दैट इज ट्वाइस mg। तो इस ट्वाइस mg से मैंने यहाँ पर पुट किया ट्वाइस mg, सो दैट इज थ्राइस mg। K1 X1 का वैल्यू थ्राइस mg था। सो फ्रॉम देयर आई कैन डेफिनेटली राइट। तो बिफोर कटिंग का जो भी इक्वेशन बनता है जहां से आप वहां से आपको पूरा वैल्यूज मिल जाएगा, है ना। तो करने का तरीका मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ। करने का तरीका क्या होता है सर? सबसे पहले जो है you see, you look if they are cutting this string or this string, they are cutting this string or this string, है ना। तो जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखा उसको आपको याद करना है, उसको याद रखना है अच्छे से। तो बिफोर कटिंग का हमेशा एफबीडी ड्रॉ करो और उसी इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, और जिसको कट करता है उस वैल्यू को 0 कर दो, जिसको कट करता है उस वैल्यू को 0 कर दो एंड राइट द न्यू इक्वेशन। आपको पता चलेगा कॉमन सेंस से सर डेफिनेटली इसको अगर मैं कट करूं ये सिस्टम एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, और ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा। सो दोस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, वो कॉमन सेंस से आता है कि नहीं? क्योंकि आपको पता ही होगा सर इसको कट करो तो डेफिनेटली ब्लॉक ए तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे नहीं आएगा ना, बिकॉज देयर इज अ स्प्रिंग होल्डिंग दिस ए,
अपवर्ड, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा, उसका टेंडेंसी रहेगा. सो अकॉर्डिंगली बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रीराइट दिस इक्वेशंस. वो तो आता ही है, आपको पता है सर, जिसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव लेना है, जो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको नेगेटिव लेना है. सो दीस आर द स्मॉल कॉन्सेप्ट्स that you must have in order to be able to solve this kind of problem. Okay, तो और 2-3 इलस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग. Okay, let's solve 1 or 2, है ना. Okay, I hope, because spring cutting का क्वेश्चन सर बनता है, so which is very important I feel. तो मैं और 1-2 एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ. सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर 1 kg ब्लॉक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है ना, यहाँ पर 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ 4 kg ब्लॉक है ना. तो मैंने बोला कि सर इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने काट दिया, इसको काट दिया. तो बिफोर कटिंग का एफबीडी बनाओ. 1 kg का एफबीडी ऊपर की तरफ 10 सेंटी, नीचे की तरफ mg प्लस k1x1. सही है. और 2 kg का क्या होगा सर? 2 kg का ऊपर की तरफ इसको T1 मान लो, है ना. ऊपर की तरफ k1x1, नीचे की तरफ 2g एंड T2 आएगा. सही है. और 4 kg का जो एफबीडी बनेगा वो क्या बनेगा? ऊपर की तरफ 10 सेंट T2, नीचे की तरफ 4g. दैट्स इट, है ना. तो ये तो हो गया सर सारा बिफोर कटिंग का. अगर आप कंफ्यूजन में रहते हो, इफ यू स्टे इन कंफ्यूजन नो बिफोर कटिंग, सारा इक्वेशंस लिख के वैल्यूज निकाल लो. कैसे? मैं और एक तरीका बताता हूँ. इक्विलिब्रियम में है 1 kg ब्लॉक का, T1 comes out to be mg प्लस k1x1. यहां से क्या निकल के आया? k1x1 is 2g plus T2. From this equation I have T2 is equals to 4g. So from here, if I put the value of T2 here, I'll get the value of k1x1 to be 4g plus 2g, that is 6g. So from here, if I put the value here, then I'll get T1 to be mg, मतलब ये 1g है ना, 1 kg है, तो g plus 6g, that is 7g. अगर आपको वैल्यूज निकालने में कंफ्यूजन हो तो इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन में जितना वैल्यूज आता है सब आप लिख लो आराम से, है ना. तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में. तो नाउ ये तो हो गया बिफोर कटिंग का. नाउ आफ्टर कटिंग इफ आई कट दिस स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को मैंने काट दिया, मतलब सर k1x1 का वैल्यू सब में 0 हो गया. k1x1 का वैल्यू क्या हो गया सर? 0 हो गया. अभी T1 का इक्वेशन क्या आया था? mg प्लस k1x1. तो यहाँ पर k1x1 0 हो गया बिकॉज मैं उसको ही काट दिया. अरे मैंने क्या किया सर? उसको ही काट दिया. तो यहाँ पर जो T1 का वैल्यू आया, यहाँ पर जो T1 का वैल्यू आया वो कितना आया? पहले वो देखो सर. T1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया सर? T1 रिमेन एस mg. mg मतलब कितना सर? g, बिकॉज मास का वैल्यू 1 है कि नहीं. T1 का वैल्यू क्या हो गया सर? g हो गया, है ना. T1 अभी T1 किस तरफ लग रहा है सर? ऊपर की तरफ. और नीचे वहां पर लगने वाला फोर्सेस क्या क्या है सर? g प्लस k1x1. k1x1 तो 0 हो गया. तो इस पे जो fnet आएगा, so fnet should be equal to what? T1 minus g should be equal to ma. तो यहाँ पर देखना 0 आएगा. T1 का वैल्यू कितना था? g था, माइनस g should be equal to 1 into a. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया वो 0 आ गया. कल खत्म. इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक आल्सो. सही है. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया वो कितना आया? 0 आ गया. ठीक है. 1 kg ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन 0 आ गया. अभी 2 kg ब्लॉक का क्या होगा सर? है ना. आफ्टर कटिंग, नाउ आफ्टर कटिंग क्या होगा? 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक. यहाँ पर क्या होगा सर? इसको मैंने कट कर दिया. सो डेफिनेटली ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, नाउ दिस सिस्टम विल मूव डाउनवर्ड, है ना. नाउ इसको मैंने अगर काट दिया तो ये दो सिस्टम क्या करेगा? आप अगर लॉजिकली सोचोगे, इसको मैं अगर काटूं तो ये पूरा सिस्टम जो है सर फ्री फॉल एक्सपीरियंस करेगा. आप मेरे को पूछ सकते हो सर इससे पहले भी एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, जो बीच वाला स्प्रिंग काटा था, व्हाई डिडंट दे एक्सपीरियंस फ्री फॉल? बिकॉज सर बीच में एक स्प्रिंग आया था. बीच में क्या आया था? स्प्रिंग आया था जिसका फोर्स था k1x1. सॉरी, जिसका फोर्स खुद रेस्टोरिंग फोर्स था kx, है ना. उसको आप k3x3 लिया था या k2x2 लिया था या k1x1, वो डिपेंड करता है. नाउ देयर वाज अ रेस्टोरिंग फोर्स kx बिकॉज़ ऑफ व्हिच दिस सिस्टम कुड नॉट एक्सपीरियंस एनी फ्री फॉल. बट मैंने अभी जब इसको काट दिया तो ये पूरा सिस्टम, बिकॉज दे आर हैविंग अ कॉमन टेंशन, कॉमन स्ट्रिंग बिटवीन देम, T1 T2 विल गेट कैंसल्ड आउट. तो ये जो है दे विल मूव बिकॉज कांस्टेंट रिलेशन है ना. सो दे विल हैव टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन. तो नीचे की तरफ वो फ्री फॉल हो जाएगा. इसको अगर मैं काट दूं तो पूरा सिस्टम नीचे गिर जाएगा. कितने से? डायरेक्टली आप g वैल्यू से. विदाउट इवन सॉल्विंग यू कैन आराम से गेट द वैल्यू ऑफ g. दैट मींस 2 kg and 4 kg ब्लॉक विल हैव सेम एक्सेलरेशन एज g because they will experience
free fall. So here 2 kg and 4 kg block will experience free fall. That's it. Will experience free fall. समझ में आ गया? That's how you solve these equations. Okay. तो आपका मर्जी है, आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो और एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जहां पर और एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व होगा। एक स्प्रिंग है यहाँ पर 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक 4 kg ब्लॉक है। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को काट दिया। क्या काट दिया? स्ट्रिंग को काट दिया। सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओ। 2 kg ऊपर की तरफ k1x1, नीचे की तरफ टेंशन t एंड mg, दैट मींस 2g है ना, 2g। सो यहाँ से k1x1 मस्ट बी इक्वल टू t प्लस 2g। तो ये 4 kg ऊपर की तरफ टेंशन t, नीचे की तरफ 4g। सो टेंशन t मस्ट बी इक्वल टू 4g फ्रॉम द equation. Tension t must be equal to 4g. So from here k1x1 must be equal to 6g है ना, if I just simply put the value of t here है ना। तो I've got these values। अभी क्या मैंने सर स्ट्रिंग को काट दिया। क्या स्ट्रिंग को काट दिया है ना। तो इस स्ट्रिंग को ही मैंने काट दिया, तो यहाँ पर टेंशन t का वैल्यू जो आ गया वो 0 आ गया। दैट मींस दिस 4 kg ब्लॉक विल एक्सपीरियंस डेफिनेटली फ्री फॉल। डायरेक्टली वो गिर जाएगा बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस अ सडन चेंज है ना। स्ट्रिंग का था, स्ट्रिंग हमेशा सडन चेंज को एक्सेप्ट करता है लेकिन स्प्रिंग नहीं कर पाता है ना। तो इसको मैंने काट दिया। तो अभी देख, तो डेफिनेटली 4 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन इक्वल टू g हो जाएगा बिकॉज दे विल एक्सपीरियंस फ्री फॉल। अभी दूसरा वाला जो बॉडी था वो इसका क्या होगा सर? देखो ये था है ना, मतलब 2 kg ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स क्या था? k1x1 ऊपर की तरफ t एंड 2g। मैंने इसको काटने के बाद मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली ये नीचे की तरफ तो नहीं आएगा बिकॉज देयर इज अ स्प्रिंग होल्डिंग इट बैक। सो जो एफ नेट आएगा वो ma क्या आएगा? शुड बी इक्वल टू kx1 माइनस t प्लस 2g आएगा, t प्लस 2g आएगा। सही है। तो यहाँ पर सर मैंने स्ट्रिंग को ही काट दिया, सो टेंशन t का वैल्यू 0 आ गया। तो ma शुड बी इक्वल टू kx1 माइनस 2g। सही है। आई होप दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर k1x1 का जो वैल्यू था, k1x1 का वैल्यू कितना था? फ्रॉम वेयर शुड आई राइट दिस k1x1 का वैल्यू? सर k1x1 का वैल्यू कितना था? 4g 2g टेंशन 6g। तो k1x1 का वैल्यू जो था वो 6g था। डेफिनेटली ma comes out to be 6g minus 2g। सही है, बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट दिस वैल्यू बिफोर कटिंग है ना। तो ये हो गया ma का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया? 6g minus 2g इज नथिंग बट 4g। सो m कितना था सर? 2। सो a का वैल्यू आ गया सर 2g by 2, दैट इज 2 गॉट कैंसिल्ड आउट। आंसर आया ये 4g था, 4g by 2 गॉट कैंसिल्ड आउट, ये आ गया सर 2g। दैट्स इट। Okay, so that's how you solve this kind of problems. Okay, so आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट्स याद रखना है, मतलब that's it, बाकी कुछ नहीं करना है। Okay, so that's it, and I want you to solve one homework that you'll have to submit me after watching this video. एक क्वेश्चन है जहां पर एक स्प्रिंग है, इसको आप K1 मान लो, ये ब्लॉक MA, ये स्प्रिंग है, ये MB है, और यहाँ पर और एक स्प्रिंग डाल दिया मैंने MC। ठीक है सर। यहाँ पर जो है मैं 3 क्वेश्चन डालता हूँ, सबका आंसर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है जब K1 को कट किया तब सारा एक्सेलरेशंस निकालना है। नेक्स्ट जब मैं K2 को कट करूँ सारा एक्सेलरेशंस निकालना है। सी जब मैं स्ट्रिंग को कट करूँ तब सारा एक्सेलरेशंस निकालना है। Okay, this is your homework. You'll have to submit me this answer after watching this video. Okay, make sure you submit all the answers. Okay, so MA should be equal to MB should be equal to MC. Okay, सबका जो मासेस है मैंने इक्वल दिया आपको। Okay, I hope you'll be able to solve this. I need the correct answers. सबका आंसर सही होना चाहिए। Okay, okay. तो अगर मैं सारा पहले K1 कट करने के बाद सारा एक्सेलरेशन निकाल दोगे, उसके बाद K2 कट करने के बाद सारा एक्सेलरेशन निकाल दोगे, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग काटने के बाद सारा एक्सेलरेशन निकाल दोगे, तो डेफिनेटली सारा आंसर जो है आ जाएगा। एन एंटायर कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना, मतलब क्या है, K1 को कट किया तो पूरा निकाल लो है ना, उसके बाद फिर से ड्रॉ करो, देन K2 को कट करो, देन कीप दिस स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग लाइक दिस ओनली।
है ना। उसके बाद फिर से स्प्रिंग को रखो तो K2 को स्ट्रिंग को काट करो, दैट्स द मीनिंग। ऐसा नहीं कि इसको काट दिया उसके बाद इसको कंप्लीटली निकाल दिया, उसके बाद जो है आप ऐसा डायग्राम बना के MA MB और ये नीचे ड्रॉ करके इसको काट के सिर्फ ये रखा, उसके बाद इसको कट करने के बाद सिर्फ टेंशन T को रख दिया और टेंशन T को बाद में काट, ऐसा नहीं। मतलब पहले K1 को कट करके पूरा, उसके बाद K2 को कट करके पूरा, देन टेंशन T को कट करके पूरा। ओके ओके, नेक्स्ट लेट्स गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। combination of spring, combination of spring अगर मैं बोलूं, सिंपल सा बात है सर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, इफ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो सीरीज ये K1 है ये K2 है, इट यूज द एनालॉजी ऑफ कैपेसिटर्स एज वेल। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर क्लास 12 में पढ़ोगे K1 K2, नॉट इट इज ऑपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रजिस्टर्स का जो होता है इसके सीरीज में होने से सर R1 प्लस R2 है ना, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट यूज होता है जस्ट लाइक दी कैपेसिटर्स। अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करूं K1 K2, सो उसका जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा K1 प्लस K2। okay, you'll have to remember this is how combination of springs are written। okay, so I hope you'll understand better, है ना। okay, यहाँ पर और एक चीज है, अगर मैं स्प्रिंग को बीच में ही काट दूं, ठीक है, और एक चीज यहाँ पर और एक आ सकता है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग पार्ट 2, ठीक है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग हमेशा याद रखना सर, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, 1 बाय लेंथ। ओके, तो जो KL आता है KL1, तो ये हो जाता है K इंटू L इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ओके, सो हमेशा इस बात को याद रखना, दैट मींस कटिंग ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, सपोज ऐसा एक स्प्रिंग था, ठीक है, ऐसा एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ L था, जिसका लेंथ L था। अगर मैं बोलूं सर आई हैव कट इट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, तो ये हो गया सर L/2, ये भी हो गया सर L/2। आफ्टर कटिंग ये जो पूरा स्प्रिंग था, ये सपोज नया 2 स्प्रिंग बन गया K1 एंड K2, इसका वैल्यूज क्या क्या होगा, तो आपको क्या बोला सर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अगर हाफ हुआ तो K1 K2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस L। K2 क्या हो जाएगा सर, ट्वाइस L। समझ में आ रहा है सर, आई मीन ट्वाइस L इन द सेंस ट्वाइस K, बिकॉज लेंथ बढ़ गया एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अगर हाफ हुआ तो K क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा सर, ट्वाइस K हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यूज से, तो K2 भी ट्वाइस K हो जाएगा। सिंपली इट्स अ सिंपल इलस्ट्रेशन, सिंपली रिमेंबर कि सर K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। सपोज ऐसा था, ऐसा एक स्प्रिंग था, इसको मैंने 2 पार्ट में काटा, एक पार्ट था सर L/3, टोटल लेंथ L था, सो दूसरा पार्ट जो होगा कितना होगा सर, डेफिनेटली ट्वाइस L/3, बिकॉज़ L माइनस L/3 इज ट्वाइस L/3। तो K1 K2 क्या हो जाएगा, ये हो गया K1, ये हो गया K2, है ना। सो K1 K2 क्या हो जाएगा सर, K1 would come out to be definitely thrice K by L, है ना, और K2 जो निकल के आएगा वो 3/2 KL, दैट्स इट। वो आपका मर्जी है, मतलब thrice by 2 K, है ना, दैट्स इट। तो वो आप जैसा मर्जी आप लिख सकते हो उसको, है ना। तो थ्राइस के हो जाएगा K1 और K2 हो जाएगा 3/2 K, दैट्स इट, आपका मर्जी है। सो एनी नंबर ऑफ कटिंग ऑफ स्प्रिंग आप लिख सकते हो, है ना, जितना भी तोड़े, जस्ट क्या करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो याद रखो सिर्फ, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट आपका है मैसिव रोप प्रॉब्लम। मैसिव रोप प्रॉब्लम का मीनिंग ये है कि सर मैसिव रोप में जो है टेंशन T जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है थ्रू आउट, टेंशन चेंजेस। ओके, यहीं पर एक ही बात याद रखने का है कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग does not remain same, ठीक है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग does not remain same। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, एक रॉड है, रॉड ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पर सपोज सर आप पकड़ लो, कितना पकड़ो सर, 20 kg मास पकड़ लो, है ना, इसका ले लो आप 5 kg, रॉड का जो मास है वो 5 kg है,
ठीक है। और ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। अब और यहाँ पर सपोज फोर्स लग रहा है सर 300 न्यूटन का, कितना फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन का। अगर मैं बोलूँ यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन एट पॉइंट कि 5 kg है और लेंथ ऑफ द रॉड इज आल्सो 5 मीटर, मिसिव रो, इस रो का लेंथ जो है 5 मीटर है। आपको मैं अगर पूछूं सर आप एट दिस पॉइंट एट अ लेंथ बिलो 2 मीटर आप टेंशन टी निकालो, क्या निकालो, टेंशन टी निकालो, क्योंकि आपको पता है सर ये मिसिव रोप है, अगर रोप का खुद मास है तो डेफिनेटली टेंशन ऑन रिमेन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द स्ट्रिंग। मास कब चेंज होता है, सॉरी मास कब सेम रहता है, व्हेन आई मीन टेंशन कब सेम रहता है, व्हेन द स्ट्रिंग इज मासलेस, व्हेन द स्ट्रिंग इज मासलेस। लेकिन यहाँ पर कुछ मास है 5 kg है, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव एनी टेंशन, आई मीन सेम टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं पूरा सिस्टम को, पहले इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लो आप, तो आप कॉमन एक्सेलरेशन पहले निकाल लो। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन। सो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको अगर मैं पूरा सिस्टम मान लो 5 kg प्लस 2 kg को, मतलब रोप एंड बॉडी ब्लॉक ऑफ 2 kg मास को अगर मैं एक सिस्टम मान लो, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा सर 20 प्लस 5, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 300 न्यूटन लग रहा है, नीचे कितना हो जाएगा सर 25 g लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो फ्रॉम हियर इफ आई हैव टू फाइंड आउट और राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सो एफ नेट कम्स आउट टू बी 300 इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो 300 माइनस 25 g, एफ नेट मास कितना है 25 into a इक्वल टू 300 माइनस 25 g। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया सर 300, 25 g मतलब 25 into 10 is 250, 300 minus 250 is 50 by 25, that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा सिस्टम जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सही है, सही है। तो अगर अभी देख ये पूरा सिस्टम अगर एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर जा रहा है, तो पूरा ये रोप भी, रोप का हर पॉइंट एक्सेलरेशन ऐसे ही जाएगा, 20 kg भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे ही जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, सही है। तो अभी अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने के बाद मेरे को इस पॉइंट पे टेंशन टी चाहिए, तो अगर मैं इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊं क्या होगा, इस पॉइंट पे ऊपर लगने वाला फोर्स 300 है, नीचे टेंशन टी लग रहा है ना, और ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। अभी देख सर ये 2 मीटर है, इसका इस बॉडी इस पोर्शन का मास कितना है सर, मास कितना होगा, अगर 5 मीटर में 5 kg है तो 1 मीटर में कितना होगा सर 1 kg, तो 2 मीटर में कितना होगा सर 2 kg, दैट्स इट। तो यहाँ पर 2 मीटर में 2 मीटर लेंथ का ये 2 मीटर लेंथ है, तो इस पे मास टोटल कितना है सर 2 kg, दैट्स इट, 2 kg मास खत्म हो गया सर। नीचे कितना होगा 2g, सही है। तो इक्वेशन क्या बैठेगा 300 माइनस t प्लस 2g शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ए, दैट्स इट। क्या यहाँ से मैं t का वैल्यू निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ। 300 माइनस t माइनस 2g, ए का वैल्यू कितना था 2, सो 2 to 4 दैट इज 4, है ना। तो यहाँ से टेंशन t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2g मतलब 20, है ना। तो 300 माइनस 2g 20 माइनस 4 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा सर 300 minus 24 is nothing but how much 25g था 24 ही था, हाँ 300 minus 24 is nothing but कितना होगा 276, yes। तो टेंशन t का वैल्यू आ जाएगा सर 276, that's it। okay, so that's how we solve massive rope problem। okay, तो आपको मैं जो भी सिखाऊं एकदम आराम से आप सीखते जाओ, जो भी टेक्निक सिखाता हूँ टेक्निक बेस्ड है। okay, if I teach you this technique आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम massive rope का कर दोगे। what you have to remember, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने, है ना, एफ नेट लिखना तो आता है आपको, इक्वेशन लिखना आता है, मैंने सिखाया आपको। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा पोर्शन में मेरे को टेंशन टी निकालना है, उस पोर्शन को अलग कर दो, उस पोर्शन को अलग करके उसका एफबीडी बनाओ, उसका एफबीडी बनाओ, है ना। एफबीडी बना के क्या करोगे आप, उस पोर्शन का मास निकाल लोगे। मास क्या होता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ 5 kg में 5 मीटर में अगर 5 kg है तो डेफिनेटली 2 मीटर में 2 kg, यूनिटरी मेथड से आप निकाल ही सकते हो मास कितना है ना। तो फ्रॉम देयर मास आप निकाल लोगे एंड देन राइट द इक्वेशन, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ टेंशन whatever the force acting on that body, right? I'll just take one more example and we'll end it। तो मैसिव रोप प्रॉब्लम है, सपोज ऐसा मैंने एक रॉड लिया, ओके, यहाँ पर मैंने 10 kg ब्लॉक लिया, ओके, यहाँ पर सपोज सर 20 मीटर है, पकड़ लो 20 मीटर है, और रोप का जो मास है वो 20 kg है, ठीक है सर 20 kg है। ओके, आपको निकालना है सर टेंशन हियर,
वो क्या निकालना है, टेंशन टी हियर। ओके ओके सर, ये 5 मीटर पे निकालो, 5 मीटर पे निकालो, सही है। तो अभी अभी पूरा सिस्टम जो है एस्लरेट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है सर, एस्लरेट नहीं कर रहा है। तो अगर एस्लरेट नहीं कर रहा है तो यू कैन डायरेक्टली राइट, कैसे, एक एक्सेलरेशन का एक इलस्ट्रेशन किया एंड अभी नॉन एक्सेलरेटिंग का एक इलस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर सर लेंथ 20 मीटर है, 20 मीटर में 20 केजी है, तो 5 मीटर में कितना होगा सर, डेफिनेटली 5 केजी। तो इस पे 5 केजी, तो ऊपर टेंशन टी सपोज लग रहा है, मेरा मर्जी है, पकड़ लो इस पूरा सिस्टम को, एक मास पकड़ लो। सर टेंशन टी नीचे की तरफ कितना हो गया टोटल, 10 जी प्लस 5 जी। इस पूरे सिस्टम को मैंने एक मास मान लिया, हमेशा एक मास मान लेना है पूरा सिस्टम को। सो टेंशन टी सिंपली कम्स आउट टू बी 10 जी प्लस 5 जी, दैट इज 15 जी। दैट्स इट। ओके, that's how you solve आराम से। okay, there is nothing to worry about it। okay, anyways, that's how you solve messy problem। okay, so these are the techniques that you must use and you can use to be able to solve। okay, next लेते हैं pseudo force। okay, pseudo force, यहाँ पर याद रखने वाला बात क्या है सर, अभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किया वहां पर सब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम था। क्या था, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन जो होता है, न्यूटन जितना भी क्लासिकल मैकेनिक्स, जितना भी न्यूटन साहब ने लॉ दिया, ऑल आर वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया, देखो सुडो फोर्स बोल के कोई फोर्स एग्जिस्ट करता भी नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी फोर्स, इट्स एन इमेजिनरी फोर्स। तो इस इमेजिनरी फोर्स को क्यों लाया गया है ना, क्यों लाया गया, बिकॉज सर इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इफ नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, टू बी एबल टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड, वी इंट्रोड्यूस अ सूडो फोर्स। जब सूडो फोर्स को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तब जो है न्यूटन्स लॉ कंप्लीटली वैलिड हो जाता है। मतलब इक्वेशंस जो इनर्शियल फ्रेम में बनता था, वो सेम इक्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इफ यू इंट्रोड्यूस सूडो फोर्स। तो इस पे याद रखने का बात क्या क्या है, आपको पता चल गया कि इट्स नथिंग बट इमेजिनरी फोर्स। मतलब एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है या एडजस्टमेंट है, इसको आप लिख सकते हो आपका खुद का लैंग्वेज में सर, है ना। इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। ओके, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, ओके, टू मेक द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है सर, फ्रेम हुज एक्सेलरेशन इज जीरो, सही है, रेस्ट या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, जब मैं नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम बोलता हूं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब क्या सर, एक्सेलरेशन जीरो। जब मैं एक्सेलरेशन जीरो बोला सर, एक्सेलरेशन जीरो होने का दो कंडीशन है, एक तो बॉडी रेस्ट पे हो सकता है और एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या दोनों कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में सर एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है, डेफिनेटली एक्सेलरेशन विल बी जीरो, है ना। तो ये जो फ्रेम होगा, ये क्या होगा सर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, है ना। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोला जाता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोला जाता है। ठीक है सर, एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, एंड सूडो फोर्स कहाँ आता है सर, सूडो फोर्स सिर्फ ओनली यूज्ड in non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी फ्रेम एक्सेलरेटिंग होगा, वहां पर किसका इंट्रोडक्शन होगा, सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन होगा। व्हाई, टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड, न्यूटन्स लॉज ऑफ, या ओके, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड या न्यूटन लॉज वैलिड, व्हाटएवर यू कैन, ओके, आपका मर्जी है। ठीक है, ओके, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। सूडो फोर्स जब मैं बोला, सो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहां पर मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जहां पर मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा, मास ऑफ द बॉडी। ए क्या होता है सर, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अभी सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन मेरे को जानना जरूरी है। तो डायरेक्शन क्या होता है सर, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, direction of pseudo force is always in opposite direction to the direction of acceleration of the frame।
ठीक है। मतलब अगर ये फ्रेम, सपोज ये फ्रेम है, अगर एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मास किसका होगा? बॉडी का, जो अंदर होगा, और ये जो ए होगा दिस एक्सेलरेशन ए ही होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये नीचे आ रहा था फ्रेम तो सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इस तरफ जा रहा था तो सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ आ रहा था तो सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है सर। सो these are the things that you must remember. अभी मैं सिंपल इलस्ट्रेशन के साथ समझाता हूं आपको। अगर यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, सपोज ये जो है एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर जा रहा है और यू आर द ऑब्जर्वर हियर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड जो ऑब्जर्वर होता है, जहां से आप ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करते हो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग समबडी फ्रॉम द ग्राउंड हु इज इनसाइड द लिफ्ट, ये फ्रेम क्या है सर? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, बिकॉज ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो आपको क्या इक्वेशन बनेगा? आपका क्या इक्वेशन बनेगा? देखो सर, mg डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? normal reaction minus mg should be equal to ma. यहाँ पर normal reaction is in the direction of acceleration, so definitely positive. mg is in the opposite direction of acceleration, so negative. So ये आ गया। So normal reaction जो आया वो क्या आया सर? mg plus ma आया, सही है? mg plus ma आया, correct? Okay. Now if you observe the same man from inside the lift, from inside the lift, क्या दिखेगा सर? देखो क्या दिखेगा। और अब यही आदमी लिफ्ट में है और यू आर नाउ इनसाइड द लिफ्ट। अभी जो है आप लिफ्ट के अंदर हो, तो लिफ्ट जो है एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। तो अगर मैं लिफ्ट के अंदर रहूं तो लिफ्ट के अंदर देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिसाइड मी, व्हाट विल बी हिज एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू मी? सर जीरो, बिकॉज वो भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूं, लेकिन पूरा लिफ्ट जो है मेरे हम दोनों को ऊपर लेके जा रहा है। बट रिलेटिव टू मी व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन? सर जीरो। तो यहां पर मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू लिखूं फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर बी, दिस ऑब्जर्वर ए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इज mg plus ma, दैट इज ma, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, एंड बी क्या हो रहा है सर? mg हो रहा है। दैट इज सर, इट्स अ वेरी कंट्राडिक्टिंग, इट कंट्राडिक्ट्स द कांसेप्ट इटसेल्फ, बिकॉज एक आदमी पे दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग सकता है? बिकॉज कॉन्टेक्ट सरफेस इज तो सेम। दैट मींस यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू सर, आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे लगता है सर? बॉडी पे लगता है। किस डायरेक्शन पे सर? ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अभी पूरा स्लिप जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो मैं नीचे की तरफ एक ma लगा दूंगा। ये m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। a क्या है सर? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट्स इट। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन देखो क्या हो गया, mg plus ma, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे है, सो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सो नीचे जितना फोर्स लगता है उसको इक्वेट कर दो, एन इक्वल्स टू mg plus ma, एंड सेम आंसर आ गया। नाउ न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। That's how it's a proof. Okay, so pseudo force is applied only when you are inside a accelerating frame. मैं यहाँ जब था तब मैंने pseudo force नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा था mg plus ma। लेकिन मैं जब एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गया तो मैंने सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करना पड़ा मेरे को, है ना। तो जब सूडो फोर्स लिखता हूं मैं, क्या होता है? मास, है ना। ये क्या होता है सर? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये होता है सूडो फोर्स। You must remember this. Okay, so that's the concept of pseudo force. Okay, तो massive rope problem जो भी है, and there are too many problems that we'll be solving in the class. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। This is the concept part. You watch this video and solve the homeworks that I've given, and in the class we'll be solving problems. I hope you'll go through the lecture tonight, and then tomorrow we'll be covering up too many problems in the class. हम लोग problems ही solve करेंगे class में सिर्फ, and then we'll get into friction. Okay, then we'll get into friction, and then हमको NLM खत्म कर देंगे, and then you'll get 2-3 lectures of only problems जो advanced level तक जाएगा, starting from a 0 level to the level 2, level 3 level. Okay, I hope you've understood everything that has been covered so far, and we'll have fun in the class. Okay, thank you so much.